अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज। इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस तैयार करने का ऐलान कर दिया है आज हुकूमत ने। इसके अलावा आगे बढ़कर ये बात भी कही गई कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू करने का भी इम्कान है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस हवाले से बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उसके बाद बजट में जो आईटी इंडस्ट्री दुहाइयां दे रही है कि हम पैसे कमा कर लाते हैं, ज़र मुबादला लेकर आते हैं, तो जो टैक्स की हमें उन सहूलियात मिलनी चाहिए हैं पाकिस्तान में, वो छीन ली है हुकूमत ने। उनके क्या ग्रजेज हैं, बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में जानवरों की बहबूद के लिए ऐसा इकदाम अगर हुकूमत कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। आपको बताएंगे कि ये कदम क्या है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आगाज करते हैं। आज अयाज सादिक साहब ने और ख्वाजा जो हैं साद रफीक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि इमरान खान साहब के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस बाकायदा उसको मूव किया जा रहा है। इससे आगे बढ़ के उन्होंने ये भी कहा कि हम तो आर्टिकल 6 का रेफरेंस बनाने के बारे में भी संजीदगी से सोच रहे हैं और उसको भी मूव करेंगे। क्या कहा, जरा सुनिए। एक इनके खिलाफ रेफरेंस स्पीकर नेशनल असेंबली के पास मूव हो चुका है और रेफरेंस तोशा खाना से रिलेटेड है। 30 दिन में स्पीकर साहब ने उसका फैसला देना है और फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। मैं स्पीकर साहब से ये इस्तदा करूंगा, एक हमने रेजोल्यूशन मूव की थी पार्लियामेंट में जो यूनानिमसली एक्सेप्ट हुई थी, जिसमें कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान को ये कहा जाए कि इमरान खान के खिलाफ ये बयानात देने जिसमें पाकिस्तान टूटने की बात की थी, उस रेफरेंस को वो हुकूमत पाकिस्तान को भेजें ताकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको लिया जाए, उठाया जाए और आर्टिकल 6 कभी तो लगाने की बात करें और इससे बेहतर मौका कोई नहीं है। वैसे इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती होगी अगर एक जमहूरी अपेरेंटली जमहूरी इलेक्टेड गवर्नमेंट अपने आप को ये कहते हैं, उसकी मौजूदगी में एक और डेमोक्रेटिक लीडर के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाए। तो ये रिवायत भी क्या ये पीडीएम हुकूमत अपने दौर में रख देना चाहती है? एक अफसोसनाक कदम होगा, लेकिन बहरहाल उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। फवाद चौधरी साहब साबिक वफाकी वजीर इत्तलात और नशियात हमारे साथ मौजूद हैं। सो फवाद साहब, आप कहते थे जी कि अगर इल्जामात हैं तो ये खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, इस पर रेफरेंस बनाएं, और अब हुकूमत ने तोशा खाना के ऊपर बाकायदा एक रेफरेंस भेजने का ऐलान कर दिया। 30 दिन पहले स्पीकर साहब उस पे के दिनों के अंदर उसको मूव करेंगे, फिर वो इलेक्शन कमीशन के अंदर जाएगा। सो बाकायदा अब उन्होंने कार्रवाइयां शुरू कर तो दी हैं। इसका मतलब है कि वो समझते हैं कि उनके पास कोई ठोस मवाद मौजूद है इस पे? नहीं, कोई ठोस मवाद नहीं है। ये तो आपने तो ऐसे ही कहा कि ये एक नई रवायत होगी। आर्टिकल 6 की नई रवायत है, आर्टिकल 6 की नई रवायत है। नून लीग की पहले कौन सी कोई बड़ी दरख्शदा रवायात है जिसमें कोई इनको बेचारों को कोई क्रेडिबिलिटी इशू हो जाएगा? ये तो सारे एक चोर डाकू बेचारे इकट्ठे हुए थे और अब इनका सिर्फ एक ही, मैं समझता हूँ, इलेक्शन जीतने का या एक पॉलिटिक्स करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि बाकी सारे जो है वो पॉलिटिकल मैदान से हट जाएं। इलेक्शन लड़ने के ये काबिल ही नहीं है। इन्होंने बेचारों ने क्या इलेक्शन लड़ना है? ये घरों से नहीं निकल सकते लोग। इनको जिस तरह सलूक हो रहा है, ये लोग जो हैं अब तो सिर्फ एक आप समझिए कि फस्तायत की बिना के ऊपर, ताकत की बिना के ऊपर, आमरीत की बिना के ऊपर ये लोग पाकिस्तान में इक़्तिदार में हैं, जमहूरियत की बिना के ऊपर तो नहीं है। तो ये जो आज आपने जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई है और जिस किस्म की सोच का इजहार इन्होंने किया है, ये सोच तो बचगाना तो है ही है, लेकिन इसकी जो असल पीछे इसके मुद्दा है वो तो यही है कि किसी तरीके से हम भाग सकें मुकाबले से। मुकाबला तो ये करने जोगे नहीं है, वो आपने देख ही लिया है। लोग ग्राउंड के ऊपर आज अगर किसी पार्टी और किसी लीडर के साथ खड़े हैं तो इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़े हैं। ये जो इनकी बचगाना ख्वाहिशें हैं कि ये हो जाए, वो भी ना हो, वो भी ना हो, वो भी ना हो, वो जिस तरह से हमारी पंजाबी में ना कि सारा पिंड भी मर जाए तो चौधरी तू नहीं बनना, ये उस फेज में है। इनका ख्याल है कि बाकी सबको हटा दें फिर शायद हम चौधरी बन जाए। इस तरह चौधरी नहीं बना जाता। आपको इलेक्शन में आना है, इलेक्शन लड़ने हैं। अगर आपकी कोई औकात है इस वक्त तो आपको चाहिए कि आप इलेक्शन अनाउंस करें और अपना लोगों को मौका दें। ये जो अयाज सादिक है या ये जो ख्वाजा आसफ वगैरह, ये लोग जो है ये 85 की पैदावार है, 85-88 की पैदावार है। इनको पता ही नहीं कि पॉलिटिक्स कहाँ चली गई है, मुल्क कहाँ चला गया है, दुनिया किधर चली गई है। ये उसी अपने छोटे छोटे शेल्स में बैठे हुए हैं। ना इन लोगों का कोई विजन है, ना इन लोगों का, ये सिर्फ वही कि हम बन जाएं, 4 गाड़ियां आगे आ जाएं, 4 पीछे आ जाएं, हम एसएचओ को फोन किया करें, वो हमारे पास रोज आ जाए करे। ये इसी में लगे हुए हैं और इसी में कि हम अपने मुखालिफों को
इस तरह से दबा लेंगे और इस तरह से कर लेंगे, ये कोई जमाना है इस तरह की बातों का। इनको बहुत जूते पड़ने हैं, अभी भी पड़ रहे हैं, लेकिन जिस किस्म की आपकी सोच की है, आप यकीन कीजिए इस उम्र में इनको बहुत जूते पड़े। चले खुदा ना करे किसी भी अगर सियासतदान को जूते पड़े, वो ओवरऑल आपके पूरे प्रोफेशन के लिए कोई अच्छी बात तो नहीं है ना फवाद साहब। एक और जो सामने कल से हम देख रहे हैं, एक अलेजिड ऑडियो टेप है, सोशल मीडिया के ऊपर वो आई है। अगर सोशल मीडिया तक रहती तो मैं सवाल शायद ना पूछती, लेकिन चूंकि आज पीएमएलएन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस हवाले से गुफ्तगू की है, इसलिए ये सवाल पूछना लाजिम है। ये जो ऑडियो है, इसके अंदर जो जिक्र किया जा रहा है कि कैसे हैशटैग्स और कैंपेन साबिक खातून अव्वल के हवाले से बनाए के डायरेक्शंस पे बनाए जाते थे। सो जरा इस पे रद्द-ए-अमल दे दीजिए अपना, फिर मैंने इससे जुड़ा अगला सवाल पूछूंगी। मुझे नहीं पता कि फ्रेंकली अपरेंटली जो टेप है वो टेम्पर्ड है, लेकिन मैं देखता ये हूँ कि जब भी पीएमएलएन बहुत सियासी दबाव में होती है, एक लीक बना के भेज दी जाती है। चाहे वो पिछली दफा आपको याद है कि जब पेट्रोल प्राइसेस इन्होंने बढ़ाई थी 30 रुपए, तो उस वक्त वो मलक रियाज साहब के एक टेप जो है वो लीक कर दी गई थी। अब कल का जलसा जो हुआ है उससे घबरा के ये टेप लीक कर दी गई है। बट फ्रेंकली टेपों से क्या फर्क पड़ता है? लोगों को तो कंसर्न है आप पेट्रोल प्राइस कैसे नीचे लाएंगे, आप बिजली की कीमत कैसे नीचे लाएंगे, जिंदगी आसान कैसे होगी, लोगों के दुख है यहाँ पे, वो टेपों से तो नहीं जाने वाले। तो ये टेपे बनाना ना कोई प्रॉब्लम है, ना इसमें कोई बहुत बड़ा कोई उसका एक रह गया है। टेक्नोलॉजी सो एडवांस, किसी को इसके ऊपर जो है वो ना यकीन है, ना कोई लोग इस पर तवज्जो देते हैं। इसीलिए आप देखें इन्होंने अब तक जितने एलिगेशंस लेके आए हैं वो इनके स्टिक ही नहीं किए। 48 घंटे रहते हैं, वो भी जंगजियों वाले बेचारे पागल हुए हुए हैं कि कुछ मिल जाए, वो पीछे लग के किस किस्म का काम जो है वो करवाते हैं, लेकिन वो रह जाता है। वो भी उनके भी जो बड़े बड़े माशाल्लाह जीनियस वहां पे बैठे हुए हैं, उनको भी अकल नहीं आ रही, ये चीज चल नहीं रही है। लेकिन फवाद साहब, मेरे लिए अलार्मिंग बात पता है क्या है? मेरे लिए अलार्मिंग बात ये है कि आज जो पीटीआई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप लोगों ने जवाब में कहा कि हमारे पास भी टेप्स हैं। सो इसका मतलब है कि एक टेप यहां से लीक होगी, एक टेप फिर दोबारा पीएमएलएन लीक करेगी, और पाकिस्तानी सियासत में ऑडियो लीक, वीडियो लीक, और ये मामला कहां जाके रुकेगा? और दूसरी बात ये कि ये जो चीजें टेप कर रहा है उसको भी तो कोई मुहासबा होना चाहिए ना, कि कोई किसी कानून के तहत कोई इस मुल्क में अदालतें हैं, अगर किसी ने चैलेंज करना है वो किस फोरम पे जाए कि भाई हमारी ये रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। तो ये तो एक मजमूई तौर पे एक और बहस है, आप लोग एक दूसरे की टेपें लीक करने के बारे में एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। वो तो देखे जी, टेपें तो खैर अगर उसने शहबाज ने ये बात की हमारे पास है, लेकिन किसी ने लीक वगैरह नहीं की है, और ना ही कोई ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आई टोटली एक्चुअली टेंड टू एग्री विद यू। दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो राइट ऑफ प्राइवेसी है और ये जो आपका एक राइट ऑफ डिग्निटी है, ये दोनों तो कहीं खो ही गए हैं। मुझे नहीं पता अदालतें कब इसके बारे में कुछ ख्याल करेंगी कि ये दोनों फंडामेंटल राइट्स हैं। और मैं आपको एक और बात भी आगे चल के बताऊँ, आगे ये बढ़ाते हुए, कि ये फंडामेंटल राइट्स भी वो है जो हमें इस्लाम ने दिए हैं। राइट ऑफ प्राइवेसी जो है वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले इन्फोर्स किया, और उन्होंने वो गवाही ही मुस्तरद कर दी जो घर में झांक के ली गई थी। उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है कि आप इस तरह से लोगों की जाती जिंदगियों में मुदाखलत करें। और इसके बाद जो डिग्निटी है वो तो हमारे इससे पहले इस्लाम ने तो डिग्निटी दी है। हमारा जो आइन है वो इसी इस्लामिक प्रिंसिपल को लाइफ के साथ इक्वेट करता है। जो आर्टिकल 9 है वो राइट ऑफ लाइफ और डिग्निटी देता है। तो ये तो कहीं खो ही गया है। और हमारे यहाँ क्योंकि एक हर एक की कोशिश हम करते हैं कि 24, एक तो हमारे इदारों को भी ये प्रॉब्लम है, ये कोशिश करते हैं कि हर एक के ऊपर एक फाइल हमारे पास होनी चाहिए और हम फिर उसको यूज कर सकें, क्योंकि पॉलिटिकल पावर जो है वो हमने लेनी होती है। तो इसलिए वो चाहे आपको मालूम है इससे पहले जजेस की भी बन रही होती हैं, हर एक। फवाद साहब, ये तो पॉलिटिकल हक आप लोगों ने खुद ही फोरगो कर दिया ना। अब अगर सियासी जमातें इन लीग्स की ओनरशिप लें और उसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करें तो बस फिर ठीक है, आपके साथ यही होना चाहिए ना। फिर देखिए, सियासी जमातें तो ऐसी ही होती हैं, वो कोई अपना फरिश्तों पे मबनी तो है नहीं। और उन्होंने ये जो हरकतें की हैं, एक्चुअली ये पीएमएलएन का ये एक पुराना हिस्ट्री है। अगर आप 1988 में देखें, इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीरें, नुसरत भुट्टो की तस्वीरें, इनके एसेट्स थे, वो उस वक्त हुसैन हक्कानी साहब इनके मामला को डील करते थे। आप भी शायद दोबारा वही कर रहे हो क्योंकि टेपें वगैरह काफी बढ़ गई हैं, ये जो भी और कर रहा है। इनकी लेगेसी है इनका। ये आज जो था तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इनके दादा की आप हिस्ट्री देखिए,
یہ جو اپنا باقی لوگ ان کے سارے کر رہے ہیں، یہ دادا پردادا سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کل عمران خان صاحب نے جلسہ کیا، وہاں پر انہوں نے دوبارہ سے اپنی جو ایک طریقے سے جو دباؤ ہے اداروں کے اوپر اس کو بڑھایا ہے، خاص طور پہ جو الیکشن ضمنی الیکشن آ رہے ہیں جس کے اوپر آپ لوگوں کی بھی نظریں ہیں، پی ایم ایل این کی بھی نظریں ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، مہنگائی ہے، تو اس دوران یہ الیکشن جو ہے اس کو یہ ٹھیک ٹھاک مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این کا. اس میں کیا خان صاحب نے امپائر کے رول کے حوالے سے کہا کہ وہ کن کے ساتھ ہیں، ذرا یہ سن لیں. ہم نے مل کے دھاندلی کے باوجود ان کو شکست دینی ہے. یہ جو الیکشن ہے پنجاب کا، یہ صرف اور صرف دھاندلی سے جیتیں گے. عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، امپائر ان کے ساتھ ہے. سو فواد صاحب، امپائر ان کے ساتھ ہیں اور پنجاب میں یہ الیکشن ہے، تو پھر آپ کی توقعات کیا ہیں؟ کیونکہ اس ملک میں تو ایک ہسٹری ہے، جو امپائر ہیں جدھر وہ جن کے ساتھ ہوتے ہیں مور اور لیس ذرا آسانیاں ہوتی ہیں ان کے لیے، دوسرے کو بڑا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، بڑا زور لگانا پڑتا ہے. اس وقت جو ہماری جو سچویشن ہے پنجاب میں نا، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس وقت یہ ہے کہ 173 پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کے ووٹ ہیں، اور 173 پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ووٹ ہیں، اور 4 جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹس ہیں. جی وہ ظاہر ہے ہر الیکشن سے پہلے اپنی بارگیننگ جو ہے وہ کریں گے. اس کے ساتھ یہ جو الیکشن ہے 20 سیٹوں کے اوپر ہے. اب جب امپائر کی بات کرتے ہیں پی ایم الیکشن کمیشن کی، اس میں یقیناً بڑے مسائل ہیں. مثلا ابھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شیخو پورہ سے جو حلقہ ہے، وہاں پہ 8000 ووٹ اس حلقے سے شفٹ کر دیا گیا اور 26,000 ووٹ اس حلقے میں انکلوڈ کر دیا گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا آپ نے اس حلقے کی ووٹر لسٹ جو ہے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. اس کے بعد ہمارے جو مظفر گڑھ کے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں معظم جتوئی اور یاسر جتوئی، ان کے لوگوں کے خلاف اسلحے کے پرچے کیے جا رہے ہیں. یہاں پہ مہر کاشف لاہور میں جو خود کروڑ پتی ہے، اس کو 45,000 روپے کی ڈکیتی کے اوپر پرچے میں جو ہے وہ نامعلوم فرد کے طور پہ شامل کر لیا گیا ہے. یہ وہ سارے مسائل ہیں جس سے ہمارے کینڈیڈیٹس لڑ رہے ہیں، اور جو اس وقت مقابلہ ہے سپریم کورٹ کی ہدایت کے باوجود وہ ایکویلٹی کے اوپر نہیں ہو رہا. لیکن اتنی بڑی ایک اس وقت پبلک ویو ہے کہ یہ اس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکیں گے. جتنا مرضی آپ اپنی کر لیں، جتنا مرضی آپ لوگوں کو تنگ کر لیں، کیونکہ یہ گروپوں کا الیکشن ہی نہیں ہے. اب تو کامن آدمی نے فیصلہ، ایک حلقے میں لیٹ سے 2-2.5 لاکھ جو ہے 3.5 لاکھ کی آبادی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ 1,00,000-1.25 ووٹ ہوگا. آپ 1,00,000-1.25 آدمی کو کیسے جو ہے وہ مجبور کریں گے کہ وہ ایک طرف ووٹ دے دے؟ یہ جو ان کا یہ پرپز جو ہے یہ پوری طرح ناکام ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آج 2-3 جو بڑے اینالسٹ ہیں، اجمل جامی ہیں، اس کے بعد اسد اللہ غالب ہے، جی میں نے دیکھا وی لاگز کیے ہیں. ان وی لاگز میں انہوں نے واضح طور پہ بتایا ہے کہ ان کی نظر میں پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت آگے ہے پی ایم ایل. میری بھی معلومات کے مطابق فواد صاحب، جہاں جہاں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ زیادہ ہے وہاں وہاں پی ٹی آئی مضبوط ہوتی جا رہی ہے. میں نے ہلکے وائز جب تھوڑا سا جائزہ لیا ہے کہ بھئی جہاں پہ 3 سے 4 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہے، اور حکومت یہ بات جانتی ہے. تبھی میرا خیال ہے دن میں کوئی 3-4 پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اس حوالے سے. یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس میں خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ جی یہ یقین دہانی بھی کرائی جائے کہ شیڈیول کے مطابق صاف شفاف ضمنی انتخابات ہوں گے. اس میں لکھا ہوا اعلیٰ عدالت کی طرف سے یہ باقاعدہ ڈائریکشن ہے، اور جن حلقوں میں ضمنی انتخابات ہونے ہیں وہاں کوئی ترقیاتی اسکیم یا کوئی دوسرا منصوبہ نہیں شروع کیا جائے گا. یہ بھی لکھا ہوا ہے کوئی بھی ریاستی مشینری، ایجنسی یا فرد کسی کو ہراسا یا الیکشن پر اثر انداز نہیں ہوگا. تو یہ تو واضح عدالت نے لکھا ہوا ہے. یہ جو تمام باتیں آپ کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ان حقیقت میں ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ نہیں، ابھی تک تو عمل نہیں ہو رہا. ابھی ہم ڈیٹا جو ہے ان 2 دن میں اکٹھا کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دوبارہ سپریم کورٹ میں توہین عدالت کے لیے رجوع کرنا پڑے گا آئی جی اور چیف سیکرٹری کے خلاف، اسپیشلی جس طریقے سے انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، اور الیکشن کمیشن کا جو عملہ وہاں پہ میری بغت کر رہا ہے. کیونکہ آپ مجھے بتائیں نا، آپ خود ہی ایک ایم پی اے کا حلقہ ہے جس کا ٹوٹل ووٹ ہی جو ہے وہ 1,00,000 ہے. اگر آپ نے اس میں جو ہے وہ 26,000 ووٹ انکلوڈ کر دیا، 8,000 ووٹ ایکسکلوڈ کر دیا، 34,000 ووٹ جو ہے اگر آپ نے اس حلقے کا اوپر نیچے کر دیا ہے، تو اس کی شفافیت کہاں ہونی ہے؟
तो और इतनी जो जल्दी में या जितना जो काम है वो चेक कौन करेगा कि कौन सा वोट आया है, कौन सा वोट गया है। तो हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा कि इसकी लिस्टें जो हैं उनको बरकरार रखा जाए, जो पिछली जिनके ऊपर इलेक्शन हुआ है, और इस तरह की धांधलियों से इलेक्शन कमीशन को रोका जाए। क्योंकि हमारे इस वक्त माशाल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो लोन के लिए आपको पता ही है, वो तो मरियम नवाज से भी ज्यादा एक्टिव है। अच्छा, ये जो आप लोग फोन कॉल्स की बातें करते हैं, खासतौर पे यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा, ये सवाल पूछा गया आज मलिक अहमद खान साहब से, उन्होंने इसको एड्रेस किया, उन्होंने कहा हमें बताएं कि कहां से फोन कॉल्स आ रही है, हम इसके जिम्मेदार हैं। जरा क्या कहा सुनिए। आपकी यास्मीन राशिद साहिबा से मैंने 27 तारीख को प्रेस टॉक की और मैंने कहा कि आपने आज ये बात की है और उस पर आपने कहा है कि यहाँ पे कोई रियासती अदारों के अफसरान इलेक्शन प्रोसेस के अंदर को मुदाखलत कर रहे हैं। तो टेल अस वन, एक हमें किसी प्राइवेट नंबर से आई कॉल का जिक्र भी लाकर दिखा दे तो हम जिम्मेदार हैं। हम आपके उस उठाए गए सवाल पे, दिए गए सबूत पे आपको जवाब देंगे कि अगर कोई चीज ऐसी आई। जी फवाद साहब, वो कह रहे हमें बताएं, हमें नंबर्स बताएं, कौन कॉल कर रहा है, हम आपको जवाब देंगे। ये मलिक अहमद खान साहब ने आज कहा। मैं दूसरी दफा ये कह रहा हूँ आप लोगों से। नहीं, लेकिन प्राइवेट नंबर मतलब वो कैसे वो बताएंगे कौन किस नंबर से कॉल आई है। अब वैसे भी अहमद मलिक और इनको क्या पता, जो है चीजें हैं वो बहर और यास्मीन राशिद ने खुल के बताया है। लेकिन बहरहाल इन चीजों को भी टैकल करेंगे और जो अपना ये जो FEMLN है, ये तो बेचारी इस खेल में एक स्टूज ही है ना, इस्तेमाल ही हो रहे हैं, इनको क्या पता। अच्छा, क्या मतलब इस्तेमाल हो रहे हैं? वो इस वक्त मुल्क में के अंदर वो हुकूमत है, वो हर फैसले की पॉलिटिकल ओनरशिप ले रहे हैं, वो तो ओनरशिप ले रहे हैं उन पंजाब में पड़ने वाले उन डंडों की भी जो आपके कारकुनों को पड़े थे और जो इस्लामाबाद के अंदर शेलिंग हुई, लाहौर में शेलिंग, उस सबकी वो पॉलिटिकल ओनरशिप ले रहे हैं। वो स्टूज कैसे? तो वो किसका कहे? क्यों ले वो पॉलिटिकल ओनरशिप? क्या मजबूरी उनकी कि उनको उसकी जरूर पॉलिटिकल ओनरशिप लें? नहीं, मजबूरी है ना, उन्होंने कीमत वसूल की है। जब आपने कीमत वसूल कर ली है तो हम आपको मजबूरी है आपकी, आपने हर चीज की लेनी है मुझे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल इमरान खान साहब ने इदारों और अदलिया को दोबारा उनसे बात की, उनको डायरेक्टली एड्रेस किया, वो कहा कि जी ये क्या सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है कि मुल्क के ऊपर जो चोर हैं उनको मुसल्लत किया गया है, तो उनके बारे में मैं बात करूं। क्या कहा खान साहब ने, देखिए। इस मुल्क के इदारों से पूछता हूँ, मैं अपनी अदलिया से पूछता हूँ कि क्या ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? क्या आपका पाकिस्तान नहीं है? कैसे आपने इन डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत होने दिया? आगे बढ़ के खान साहब ने यह भी कहा कि इदारों को कहता हूं कि मामलात अभी भी संभाल लें, कहीं ऐसा ना हो कि हालात बिल्कुल ही हाथ से निकल जाएं। हमारी कौम निकली हुई है, इदारों को एक पैगाम दे रही है। पुरअमन जज आपको एक पैगाम दे रहा है, अभी भी वक्त है कि इन चोरों से इस मुल्क को बचा लो कि हम सबके हाथ से गेम ना निकल जाए। चाहो भी नहीं तो नहीं रोक सकोगे। फवाद साहब, खान साहब क्या चाहते हैं? पहले इदारों में हम एक एक करके बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली वो एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब कर रहे हैं, तो वो क्या चाहते हैं एग्जैक्टली इस वक्त? किस किस्म का किरदार एस्टैब्लिशमेंट अदा करे? क्या मौजूदा हुकूमत को हटाकर वापस जो है तो तहरीक इंसाफ की आने की रास्ता हमवार किया जाए? इदारे इस वक्त स्पेसिफिकली करें क्या? जो आपके नजदीक इकदाम हैं? असूली तौर के ऊपर तो ये सियासी जमातों को आपस में तय करना चाहिए कि क्या करना है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त ये जो मौजूदा हुकूमत है, क्योंकि इनके पास कोई पावर नहीं है और ये सिर्फ एक डमी हुकूमत के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, लिहाजा इदारों से ये कहना पड़ रहा है कि आप इस निज़ाम के अंदर अगर इस्तेहकाम लाना चाहते हैं तो फिर नए इंतखाबात करवाएं। अब नए इंतखाबात की तरफ बढ़ना जो है वो एक हल है जिसके नतीजे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। चूंकि ये इख्तियार इन जमातों के पास, बेचारों के पास नहीं है और ये तो जाते हैं, इनको हुक्म मिलता है IMF में चले जाओ, IMF में चले जाते हैं, इनको हुक्म मिलता है ये कर ले, वो ये कर लेते हैं। तो इनका ये तो एक बेचारे ऐसा एक टटपूजिए जो है वो सारे सिर्फ अपने प्रोटोकॉल वगैरह के चक्कर में है। सो रियल डिसीजन मेकर जो है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है और इसीलिए इमरान खान उनसे बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम चाहिए आपको तो उसके लिए आप अपना किरदार अदा। सियासी इस्तेहकाम का खाका इलेक्शंस है, इलेक्शंस के बाद जो है एक अगला भी तो मरहला है ना, एक हुकूमत बनेगी,
اس کے سیاسی استحکام کے لیے پھر کیا آپ لوگوں کے ذہن میں خاکہ ہے؟ کیونکہ یہ پیپلز پارٹی PMLN بھی سیاسی حقیقت تو ہیں، وہ بھی کچھ نشستوں کے اوپر اپنا مینڈیٹ لے کر آئیں گی، تو پھر تو وہ وہی لوگ ہیں نا جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہیں، یہ کیسے آ جائے، وہ واپس پارلیمنٹ میں بھی آئیں گے، تو کیا پھر یہ سیاسی استحکام کا آپ کے نزدیک خاکہ ہے کیا بھائی؟ نہیں، پہلے تو لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں نا، پہلے تو لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور اگر وہ ٹرسٹ ان کا جو ہے وہ آئے گا ایک پارٹی پہ نہیں آئے گا، ساری پارٹیوں کے آئے گا، تو پھر اور پالیٹکس ہوگی۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ تحریک انصاف 2/2 اکثریت سے یہ انتخابات جیتے گی۔ لیکن کیسے فواد صاحب، اور یہ اچھا ایک آئیڈیا ہے، 2/3 جو لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب نے حاصل کیا تھا، پھر وہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے، اور اس کے بعد اب کیا یہ ٹیکنیکلی پاسبل ہے کہ بھئی کہ کوئی کسی بھی ایک جماعت کو 2/3 اکثریت اس ملک میں حاصل ہو سکتی؟ کیا یہ نظام کے اندر اب اس طرح سے ڈیزائن ہوا ہے کہ 2/3 کسی ایک جماعت کو مل جائے؟ PTI از the only پارٹی جس کو مل سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو اس وقت سائز ہے، اس وقت جو پورے ملک میں تحریک انصاف کا ایک جو اس وقت آپ سمجھے کہ جو وسعت ہے، اس کی وجہ سے PTI از the only پارٹی جو 230 235 240 نشستوں کے اوپر امیدوار کھڑا کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ باقی تمام جماعتیں جو ہیں وہ تو شاید 150 سے اوپر بھی نہ جا سکیں۔ سو یہ PTI از the only پارٹی جس کے پاس یہ آپشن ہے۔ فواد صاحب، لیکن مقتدر حلقے کسی کو بھی 2/3 اکثریت اس ملک میں کیوں ملے گی؟ کسی بھی سیاسی جماعت کو کیوں حاصل کرنے دے گا کوئی؟ بیسیکلی آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی بھی جماعت کو 2/3 میجورٹی حاصل نہیں کرنے دے گی۔ یہ میرا سوال ہے جی، کیوں؟ جو وہی میں کہہ رہا ہوں، پھر یہ الیکشن تو نہ ہو، الیکشن تو ہونے ہیں، فری اینڈ فیئر ہونے ہیں، اور لوگوں کو آپ نے یہ چوائس دینی ہے کہ انہوں نے الیکٹ کرنا ہے۔ اگر وہ الیکشن ہی دھاندلی زدہ ہونے ہیں اور پہلے ہی پتہ ہے کہ کس نے کتنی سیٹیں لینی ہیں، پھر وہ الیکشن تو نہ ہو۔ فواد صاحب، بالکل ایک آنےسٹ سوال، کیا اگر آج الیکشن ہو بھی جائیں پاکستان تحریک انصاف کی جس طرح کا مطالبہ ہے، تو اس کے بعد بھی کیا سیاسی استحکام دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ اس کے نتائج کے بعد پھر ایک اور ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی کہ اس کو ماننا ہے، کس نے ماننا ہے۔ کیا ابھی آپ کو الیکشن کے بعد بھی استحکام دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں، الیکشن دیکھیں نا، اگر الیکشن کمیشن ایسا ہو جس کے اوپر تمام لوگوں کا اعتبار ہو، وہ الیکشن کرائے، تو پھر آپ تو ہی نہیں ماننے تو پڑتے ہیں نا، وہ تو نہیں ہو سکتا آپ نہ مانے، وہ ماننے پڑیں گے سب کو۔ اور صرف یہ ہے کہ وہ نظر آ جاتا ہے انٹرفیئرنس کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ اب تو اتنا وہ دور نہیں رہا سیکریسی کا، اب تو ہر پولنگ اسٹیشن مانیٹر ہو رہا۔ صحیح، بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہم نے پروگرام کے سیگمنٹ میں دعوت دی تھی ملک احمد خان صاحب کو بھی، کیونکہ گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جو آج ایلیگیشنز لگائے ہیں، خاص طور پہ جو ریفرنس موو کرنے کی بات ہو رہی ہے، پنجاب میں جو فرح خان صاحبہ کے اوپر مقدمات کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں PMLN کی اس حوالے سے موقف اور وضاحت کیا ہے، ہم نے ان کو دعوت دی، لیکن ملک احمد خان صاحب نے اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ سو ہم PMLN کو انوائٹ کرتے رہیں گے تاکہ ان کا موقف آتا رہے۔ اگر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کیجیے، یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے موجود ہے۔ بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو IT انڈسٹری دہائی دے رہی ہے، ان کے کیا معاملات ہیں، ان کے کیا خدشات ہیں، بات کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ اتنی سی گزارش ہے کہ ایک تو ٹیکس آفس کے اندر ایک ڈیڈیکیٹڈ کمشنر بٹھا دیا جائے، ساتھ یہ بھی ان کی گزارش ہے کہ جو ٹیکس کا پروسیجر ہے اس کو آسان بنایا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، پولیو کیمپین کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو ہوش ربا فگرز دوبارہ سامنے آ رہے ہیں۔ پچھلے سال ڈان میں جو خبر ہے اس کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پاکستان اتنا قریب آ گیا تھا پولیو سے چھٹکارا پانے میں کہ لکھا جاتا تھا کہ پاکستان کوڈ بی نیکسٹ پولیو فری کنٹری، جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس کو یہ قرار دے رہی تھی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ دوبارہ جب کیسز پاکستان میں پولیو کے رپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں تو 11 متاثرہ بچے ابھی تک اس سال پولیو کی کیسز کے حوالے سے ان کے آ چکے ہیں سامنے جو کیسز، اور 8 ماہ کے بچے میں بھی پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کا تعلق شمالی وزیرستان میر علی کاؤنسل یونین 7 سے ہے۔ اور ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ رواں برس پولیو کے تمام کیسز شمالی وزیرستان سے رپورٹ ہوئے ہیں، متاثرہ بچوں کی تعداد اب 11 ہو گئی ہے۔ سو اس وقت پولیو کیمپین ہمارے ملک کے اندر چل رہی ہے، اور اس سے پوری جو قوم ہے اس سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور پولیو کے قطرے پلائے جائیں۔ آپ کے گھر پہ جب یہ گھنٹی بجے اور آگے سے پولیو ہیلتھ ورکرز موجود ہوں تو اپنے 5 سال سے چھوٹے بچوں کو
पोलियो के कतरे आपने ज़रूर पिलाने हैं और ये आपका कौमी फ़र्ज़ है ताकि आपके बच्चे वो किसी भी किस्म की माजूरी का शिकार ना हो। आखिर में जाते जाते जो जानवरों को तकलीफ पहुंचाने पे जुर्माने और कैद की जो सज़ाएं हैं ये तजवीज़ की गई हैं, इसमें बेहतरी लाई गई है, तो एक अच्छा इकदाम है, इसकी तारीफ होनी चाहिए है। वफाकी हुकूमत की जानवरों की बहबूद के लिए पहले से मौजूद जो कानून है उसमें उन्होंने तरमीम की है कि वेटनरी कॉलेजेस और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स समेत दीगर जगहों पर जानवरों की लाइव टेस्टिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। जानवरों को गोली मारने और जहर देने पर भी पाबंदी है। मुल्क भर में जानवरों की मार्केट को रेगुलाइज करने के लिए SOPs की तश्कील की गई है। SOPs के खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माना और उनकी दुकान सील कर दी जाएगी। जानवरों पर जुल्म की इत्तला देने के लिए फौरी हेल्पलाइन 1819 ये नंबर है, हुकूमत ने ये डेजिग्नेट किया है, इस पर कॉल कर सकते हैं और खिलाफ वर्जी में 5 से 15 हज़ार रुपए का जुर्माना होगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सतह पर इन कवानीन के नफाज का नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है और कौमी सतह पर कहते हैं कि आइंदा पार्लियामेंट के इजलास में इसका तरमीमी बिल पेश कर दिया जाएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।